मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10। बच्चों, पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था अग्न्याशय यानी कि पैंक्रियास। पैंक्रियास क्या था? ये भी उसी से संबंधित, जो आज की हेडिंग आपकी है उसी से ही संबंधित है। यानी कि आज का जो विषय है वो है जनकों से उत्पन्न होने वाले हार्मोन। लिख लें, जनकों से उत्पन्न होने वाले हार्मोन। जनकों से उत्पन्न होने वाले हार्मोन यानी कि हार्मोन सेक्रेटेड बाय गोनाड्स। जैसे आपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि अग्न्याशय क्या है और अग्न्याशय से किस प्रकार का हार्मोन उत्पन्न हो रहा है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि इंसुलिन, सभी को समझ में आ गया होगा कि इंसुलिन क्या है और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो आज का जो है जनकों से उत्पन्न होने वाले हार्मोन्स यानी कि जनक कौन कौन से हार्मोन्स को उत्पन्न कर रहे हैं। तो देखिए, मनुष्य में जनक यानी कि स्तनधारी जो होते हैं वो उनमें कई प्रकार की स्रावी ग्रंथियाँ भी होती हैं जो तरह तरह के कार्य करते हैं और उनसे निम्न प्रकार के हार्मोन्स भी स्रावित होते हैं। तो लिख लीजिए, मनुष्य में जनद अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह भी मनुष्य में जनद अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह भी कार्य करते हैं। मनुष्य में जनद अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह भी कार्य करते हैं और इनके समय समय पर कई प्रकार के हार्मोन्स स्रावित होते हैं और इनमें समय पर कई प्रकार के हार्मोन्स स्रावित होते हैं। नंबर लिखेंगे, जैसे अंडाशय के हार्मोन्स, तो हेडिंग डाल लीजिए अंडाशय के हार्मोन। अंडाशय के हार्मोन्स। अब देखिए, अंडाशय के हार्मोन्स यानी कि अंडाशय से निम्न प्रकार के हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। लिखेंगे उसी के आगे, अंडाशय में निम्नलिखित हार्मोन्स, अंडाशय में निम्नलिखित हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। अंडाशय में निम्नलिखित हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। नंबर 1 एस्ट्रोजेन। नंबर 1 एस्ट्रोजेन। नंबर 1 एस्ट्रोजेन। देखा आपने? देखिए, एस्ट्रोजेन क्या है? ये भी एक प्रकार का हार्मोन्स है जो कि जनकों से उत्पन्न हो रहा है। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे, यह अंडाशय की पुटिका कोशिकाओं से, यह अंडाशय की पुटिका कोशिकाओं से स्रावित होता है। यह अंडाशय की पुटिका कोशिकाओं से स्रावित होता है। इसे नारी विकास हार्मोन्स भी कहते हैं। इसे नारी विकास
हार्मोन्स भी कहते हैं। इसे नारी विकास हार्मोन्स भी कहते हैं, क्योंकि यह मादा में लैंगिक परिपक्वता तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे स्तनों के विकास आदि को प्रेरित करता है। समझ में आया कि एस्ट्रोजन क्या है? यानी कि एस्ट्रोजन से अंडाशय की पुटिका कोशिकाओं से स्रावित होता है, ठीक है। और ये नारी विकास हार्मोन्स भी कहते हैं, क्योंकि ये मादा में लैंगिक परिपक्वता तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे स्तनों के विकास आदि को प्रेरित करता है। नंबर 2 लिखेंगे प्रोजेस्टेरॉन। लिखा आपने? प्रोजेस्टेरॉन लिखेंगे। इसे गर्भधारक हार्मोन कहते हैं। क्योंकि यह गर्भधारण के लिए आवश्यक दशाओं के विकास का प्रेरक है। तो आपने जाना कि प्रोजेस्टेरॉन क्या है, यानी कि इसे गर्भधारक हार्मोन कहते हैं, क्योंकि यह गर्भधारण के लिए आवश्यक दशाओं का प्रेरक है, ठीक है। अब देखिए, ये तो सर 2 नंबर। 3rd नंबर लिखेंगे रिलैक्सिन। क्या है रिलैक्स? सब लोग कहते हैं, जैसे कुछ लोग थक जाते हैं तो कहते हैं कि हमें रिलैक्स कर लेने दो, यानी कि आराम कर लेने दो। तो उसी से आपको रिलेटेड दिखाई दे रहा है, जिसका नाम क्या है? रिलैक्सिन। इसमें लिखेंगे यह गर्भकाल की समाप्ति पर कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित होता है। यह गर्भकाल की समाप्ति पर कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित होता है। यह हार्मोन श्रेणी मेखला की प्यूबिक सिम्फाइसिस को चौड़ा करता है, जिससे प्रसव में सुविधा होती है। तो ये रिलैक्सिन में, यानी कि उस चीज को क्या है? रिलैक्स मिल जाता है। यानी कि गर्भकाल की समाप्ति पर, यानी कि जब गर्भकाल पूरा हो जाता है, जब डिलीवरी का समय आता है, तो उस समय बड़ी आसानी से बच्चा का जन्म हो जाता है। तो वही होता है रिलैक्सिन हार्मोन, ठीक है। अब तो ये था आपके किसके? मादा के। अब आगे पुरुष में लिखेंगे वृषण के हार्मोन्स। हेडिंग डालेंगे, जैसे लिखा था ऐसे लिखेंगे वृषण के हार्मोन्स। लिखेंगे वृषण में उपस्थित
वृषण में उपस्थित लीडिंग कोशिकाएं, वृषण में उपस्थित लीडिंग कोशिकाएं अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में, कोशिकाएं अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में कार्य करती हैं। इनसे एंड्रोजेंस नामक हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। एंड्रोजेंस नामक हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं जिसमें टेस्टोस्टेरोन प्रमुख है, जो पुरुष के विकास का हार्मोन है, जो पुरुष के विकास का हार्मोन है। तो देखो, जब ये हार्मोन शरीर में उत्पन्न हो जाता है, यानी कि बनने लगता है 12 साल या 15 साल की अवस्था में, तो क्या है, आपने देखा होगा कि एक साधारण सा बच्चा जो 8th क्लास पास करके हाई स्कूल में गया, हाई स्कूल के बाद इंटर, जब तक वह बच्चा सा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वह डिग्री कॉलेज में पहुंचता है वह एक पुरुष के समान दिखाई देने लगता है, क्योंकि उस समय उस उम्र में उसके ये हार्मोन्स जो होते हैं टेस्टोस्टेरोन वह शरीर में बनने लगते हैं, जिसके कारण वो पूर्ण रूप से परिपक्व दिखाई देता है। ठीक है, अब तो ये आपका हो गया जनतोष उत्पन्न होने वाले हार्मोन्स। अब हेडिंग है आपकी पादपों में समन्वयन। पादपों में समन्वयन। ठीक है, पादपों में समन्वयन। पादपों में समन्वयन, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, यानी कि पादपों में किस प्रकार का समन्वयन हो रहा है, किस प्रकार से वे वृद्धि कर रहे हैं, किस प्रकार से वे बढ़ रहे हैं, क्यों वे की वृद्धि रुक गई, क्या कारण है। तो ये समन्वयन उनमें निम्न प्रकार से होता है, जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में अंगों का बढ़ना है, बड़ा होना, विकसित होना, विकास करना। इसी तरीके से पादपों में आपने देखा है, छोटा सा पादप लगाते हैं तो धीरे धीरे वृद्धि करने लगता है, उसमें निम्न शाखाएं निकल आती हैं, फिर फल फूल आदि चीज़ें होने लगती हैं। तो एक जब किसी बच्चे का जन्म हो और एक क्या हो, पादप लगा हो, तो आप देखेंगे कि दोनों बराबर से बढ़ रहे होते हैं, तो वो भी वृद्धि कर रहा है, वो भी वृद्धि कर रहा है। तो लिखिए, इसके अंतर्गत लिखें, शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण तथा शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण तथा समन्वयन के लिए, शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण तथा समन्वयन के लिए जंतुओं में तंत्रिका तंत्र होता है। समन्वयन के लिए जंतुओं में तंत्रिका तंत्र होता है, लेकिन पादपों में ना तो तंत्रिका तंत्र होता है और ना ही पेशियां। अब देखो कितनी अच्छी इन्होंने बात कही है कि शरीर की क्रियाओं के लिए, जैसे कोई मनुष्य है, उसकी क्रिया कैसी हो रही है, तो उसके समन्वयन के लिए मनुष्य के पास क्या है, तंत्रिका तंत्र है, पाचन क्रिया भी है, पेशियां भी हैं, हड्डियां भी हैं। लेकिन क्या पेड़ पौधे पास है पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र है? नहीं है। तो लेकिन ना तो पादप के पास क्या है, तंत्रिका तंत्र होता है, ना ही पेशियां। ये उद्दीपन क्रिया कैसे करते हैं, इनमें भी तो उद्दीपन क्रिया होती है। इनको छुओ तो इनमें भी उद्दीपन होता है। जैसे छुईमी का आपने पादप देखा होगा, उसे अगर हम छुए तो वह सिकुड़ जाती है, तो उसे कैसे एहसास हुआ, उसे एहसास हुआ ना कि आपने हमें छुआ, है ना, तभी तो वह क्या हुई, सिकुड़ गई। तो उद्दीपन हुआ, उनमें समन्वयन हुआ, ना ही पेशियां। लेकिन ये अनुक्रिया कैसे करते हैं बताइए, लिखे, उसी के आगे लिखे, ना ही पेशियां, लेके ये अनुक्रिया कैसे करते हैं, लेकिन ये अनुक्रिया कैसे करते हैं।
तो लिखेंगे जैसे जैसे जब हम छुई मुई के पादप की पत्तियों को, जैसे जब हम छुई मुई के पादप की पत्तियों को छूते हैं तो वह मुरझा जाती हैं, तो वे मुरझा जाती हैं। तो इनसे आपने क्या सीखा कि इनमें समन्वयन हो रहा है, उद्दीपन हो रहा है, सीखा आपने। तो वे मुरझा जाती हैं। और आपने देखा होगा कि जब हम बीज बोते हैं तो उसमें क्रिया कैसी होती है, तना कहाँ निकलता है, ऊपर, और जड़ कहाँ जाती है, नीचे। क्यों? जड़ ऊपर जानी चाहिए, तना नीचे जाना चाहिए। आप चाहे बीज उल्टा बो दें, आप चने को उल्टा बो दीजिए, मान लीजिए ये चना है, इस प्रकार से है, इस प्रकार से है, और आपने क्या किया, इसे इस प्रकार से बो दिया, तो क्या होगा, तना नीचे जाएगा। जो इसमें ऐसी गोल पत्ती निकलती है, आपने देखा होगा, तो ये नीचे निकलेगी नहीं, ये यहाँ से ऐसे, ये ऐसे घूमेगी और ये जाके ऐसे करके ऐसे, अगर यहाँ पे मृदा होगी तो ये ऐसे निकलेगी। तो ये किसके कारण हो रहा है, उद्दीपन के कारण। ठीक है, अब लिखें अगली हेडिंग, उद्दीपन के लिए अनुक्रिया। हेडिंग डालो, उद्दीपन के लिए अनुक्रिया। उद्दीपन के लिए अनुक्रिया, उद्दीपन के लिए अनुक्रिया लिखेंगे। वृद्धि से मुक्त गति, पहले नंबर डाल के लिखेंगे, वृद्धि से मुक्त गति। तो देखिए वृद्धि से मुक्त गति के अंतर्गत क्या आता है, वही छुई मुई का पादप ही आता है कि जब आप छुई मुई की पत्ती को छूते हैं तो वह पत्तियां क्या हो जाती हैं, मुरझा जाती हैं, और छूने के कुछ समय के बाद वह पत्ती फिर अपनी वही अवस्था पर वापस आ जाती है। देखा आप लोगों ने छुई मुई के पादप को। दूसरा लिखिए, वृद्धि के कारण गति, वृद्धि के कारण गति, वृद्धि के कारण गति। तो देखिए वृद्धि के कारण गति यानी कि बाह्य उद्दीपन के प्रति, बाह्य उद्दीपन हुआ जब, तो उसके कारण क्या होता है, पौधों में गति होने लगती है, बढ़ने लगता है। बाह्य उद्दीपन के कारण, जैसे उससे बाह्य वातावरण से जल मिला, खाद मिली, तो वह प्रकाश मिला, भोजन बनाया, तो बाह्य उद्दीपन मिले उसके कारण क्या हो रही है, उसमें वृद्धि हो रही है, गति हो रही है ना। तो ये आपका हो गया उद्दीपन के लिए अनुक्रिया। हेडिंग डाल लीजिए, प्रकाशानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन लिखें, बाह्य उद्दीपन प्रकाश की, बाह्य उद्दीपन प्रकाश की अनुक्रिया के फलस्वरूप, बाह्य उद्दीपन प्रकाश की अनुक्रिया के फलस्वरूप पादप अंग की वृद्धि, पादप अंग की वृद्धि, प्रकाशानुवर्ती पादप अंग की वृद्धि, प्रकाशानुवर्ती वृद्धि कहलाती है, प्रकाशानुवर्ती वृद्धि कहलाती है, तथा इससे संबद्ध पादप की गति को, तथा इससे संबद्ध पादप की गति को प्रकाशानुवर्ती गति कहते हैं, तथा इससे संबद्ध पादप की गति को प्रकाशानुवर्ती गति कहते हैं। यह प्रकाश की ओर मुड़कर वृद्धि करते हैं, यह प्रकाश की ओर मुड़कर वृद्धि करते हैं, जबकि जड़ प्रकाश से दूर, जबकि जड़ प्रकाश से दूर
अंधेरे की ओर वृद्धि व गति करती है। प्रकाश से दूर अंधेरे की ओर वृद्धि व गति करती है। तो देखिए कैसे, कुछ समझ में आया? आपने देखा होगा सूरजमुखी का पादप। सूरजमुखी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जहाँ जहाँ सूरज जाता है उसका मुख वैसे ही घूमता जाता है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जब तक सूरज रहेगा तो उसी तरफ का उसका मुंह घुमा रहेगा, यानी कि उसका पैरों उसी तरफ को घूम जाता है। लेकिन इसकी जड़ें कहाँ की ओर बढ़ती हैं? अंधेरे की ओर। जैसा कि हमने आपको लिखाया कि अंधेरे की ओर वृद्धि करती है तथा गति करती है। क्या जमीन के अंदर प्रकाश जा रहा है भूमि के अंदर? नहीं, लेकिन वह उसके अंदर क्या करेगी? वृद्धि कर रही है। वृद्धि करेगी तभी तो ऊपर का तना भी बढ़ेगा। वृद्धि नहीं करेगी तना बढ़ेगा? जितना ऊपर भी कर रहा है उतना नीचे भी कर रहा है। तो ये क्या कहला रहा है? प्रकाशानुवर्तन, यानी कि प्रकाश से क्या हो रहा है? परिवर्तन। अगर प्रकाश नहीं दिया जाए तो क्या जड़ों में वृद्धि होगी? जड़ों में भी वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं होगी, भोजन बनेगा नहीं, तो वो नीचे भी नहीं पहुंचेगा, तो नीचे भी वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका प्रकाशानुवर्तन हो गया। बाकी कल हम आपको अगला इसका भाग पढ़ाएंगे।